नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ की आज हम 237वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीएस का रिवीजन भी चलता रहे और मिक्स क्वेश्चन के माध्यम से, एग्जाम के क्वेश्चन के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये कथन किसका है कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। ये कहा था महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के दौरान उन्होंने ये कथन कहा था? दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। यानी जब उन्होंने दांडी मार्च किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने यह स्टेटमेंट कहा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दांडी मार्च उन्होंने कब किया था? दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती से इसे शुरू किया गया था। साबरमती से दांडी तक की यात्रा को ही दांडी मार्च कहा गया। कितना समय इनको लगा? 24 दिन की ये पूरी यात्रा थी। 5 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी में पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। टोटल समय लगा 24 दिन का। 78 यात्री इनके साथ शुरू में थे, 78 इनके अनुयायी इनके साथ थे। कुल जो इन्होंने किलोमीटर कवर किया 385 किलोमीटर। कई बार मील में भी पूछ लेता है, तो लगभग 240-41 मील के करीब की पूरी यात्रा थी। ठीक है, इसी यात्रा के दौरान ये कहते हैं कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और महात्मा गांधी का इस समय हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कौन सा विदेशी यात्री या विदेशी पत्रकार शामिल था? तो एक विदेशी पत्रकार था जिसका नाम था वेब मिलर। ये दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ था। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट और दिया था इसी आंदोलन के दौरान। एक तो ये वाला हो गया, एक अभी मैंने आपको कहा। एक और स्टेटमेंट था कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान करी थी? विधिक प्रतिरक्षा यानी कि कानूनी सहायता। उनका मुकदमा किसने लड़ा था? किसने उनके मुकदमे लड़ने में मदद करी? सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चौरा चोरी कांड जो हुआ था ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि गोरखपुर में जो छोटा सा कस्बा है चौरा चोरी के नाम से, वहां की पुलिस चौकी पर भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। इस घटना का प्रभाव इतना बड़ा था कि जब इसकी जानकारी महात्मा गांधी को मिली, महात्मा गांधी ने जो उस समय बड़ा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उसे रद्द कर दिया था, वापस ले लिया था। तो काफ़ी बड़ी ये घटना थी। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने कई सारे भारतीयों को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर हत्या के आरोप लगाए गए, जिनके मुकदमे मदन मोहन मालवीय और उनके सहयोगी कृष्णकांत के द्वारा लड़े गए। कई सारे लोगों को इन्होंने मृत्यु दंड से भी बचाया था। तो एक क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, क्योंकि एक बेसिक सी घटना है, पॉपुलर घटना है, बहुत बार पेपर में आई है। उसी घटना से रिलेटेड एक नया तथ्य। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन का संस्थापक था? तो देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं 1925 के आसपास इस आंदोलन को शुरू किया जाता है।
किसने इस आंदोलन को शुरू किया था? तो पेरियार ईवी स्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, मुख्य तौर पर यह आंदोलन कहां पर हुआ था? तो मुख्य तौर पर यह आंदोलन तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, जो निचली जातियां थी उनमें आत्मसम्मान की भावना को विकसित करना और सामाजिक समानता हासिल करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? देखिए, लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ये बात किस में कही गई है? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की बात आर्टिकल 93 में कही गई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लोकसभा के पदाधिकारियों से संबंधित आर्टिकल है आपका 93, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यहां पर होगा। ठीक है, जो ये अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, किस आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं? तो भी 93 ही आप कहेंगे। ठीक है, इनको सभी सदस्य आपस में मिलकर चुनते हैं, लेकिन इनकी शपथ का कोई अलग सा प्रावधान नहीं है। नॉर्मल सांसद के रूप में ये शपथ लेते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद कोई विशेष शपथ नहीं होती। इसीलिए एक सवाल यहां से बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो कोई भी शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि शपथ होती नहीं है लोकसभा अध्यक्ष की अलग तौर पर। ठीक है, बतौर सांसद इनको शपथ दिलाई जाती है जैसे बाकी सदस्यों को दिलाई जाती है। ठीक है, भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंगर भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तावित नहीं था? तो इनमें से कौन सी बात क्रिप्स मिशन में नहीं कही गई थी? देखिए, अब आपने क्रिप्स के जो प्रस्ताव थे, क्यों वो प्रस्ताव खारिज हुआ, क्या उसमें बातें थी? अभी तक केवल फैक्ट बेस पर क्वेश्चन आता था। क्रिप्स मिशन कब आया, क्यों आया, इसका आने का कारण क्या था, इसमें कौन कौन शामिल था, ये सारे इसने आकर किया क्या? इसने कुछ प्रस्ताव अपने रखे, तो उन प्रस्तावों में इसने कहा क्या, वो आपसे पूछा जाता है आपके पैटर्न के अनुसार। पहले हम क्रिप्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है तो ध्यान रखना, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा करी जाती है। जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल, वो इसकी घोषणा करता है। क्रिप्स मिशन भारत आता है 23 मार्च 1942 को। 11 को घोषणा होती है, 23 को ये भारत आता है। 30 तारीख को मार्च में अपने प्रस्ताव रखता है और 11 अप्रैल को वापस इंग्लैंड चला जाता है। ये इसका कालक्रम था। ये आया क्यों था? तो क्रिप्स जो मिशन था 1940 में अगस्त प्रस्ताव दिया था अंग्रेजों ने, ताकि भारतीय विश्व युद्ध में उनका साथ दें। अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जो सहयोगी देश थे, खासकर खुद ब्रिटेन की भी जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस समय हिटलर अपने पूरे चरम पे था। तो भारतीयों के सहयोग के लिए, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव फेल हो चुका था, भारतीयों का सहयोग जरूरी था, इसीलिए क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया। क्रिप्स मिशन में कौन कौन शामिल थे? इसमें 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, जो इसका अध्यक्ष था। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस और एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, यह था क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन ने क्या क्या बातें कही, देखिए। पहला विकल्प दिया है कि संविधान का निर्माण पूरी तरह भारतीयों के हाथ में होगा। क्या ये क्रिप्स मिशन ने कहा था? ये उसने बिल्कुल कहा था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और भारतीय ही संविधान को बनाएंगे। ठीक है, इसने प्रभुत्व की स्थिति के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता की पेशकश करी। ये आपका गलत होगा। इसने ये प्रस्तावित नहीं किया था, जो आपको पूछा है कि क्या प्रस्तावित नहीं किया था, ये वाला पॉइंट उसने नहीं किया था। क्रिप्स मिशन ने कहा था कि हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, यानी कुछ अधिकार आपके पास होंगे लेकिन बड़ी शक्ति के रूप में हमारे नीचे ही आप शासन करेंगे। तो ये वाला गलत है कि इसने पूर्ण स्वतंत्रता की पेशकश करी, डोमिनियन स्टेटस कहा था। ठीक है, इसने प्रांतों को एक अलग संविधान बनाने का विकल्प दिया था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी उसके प्रस्तावों में शामिल था। स्वतंत्र भारत को राष्ट्रमंडल से हटने का विकल्प दिया था, यह भी सही है।
कि जब हम डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे देंगे तो साथ में इतनी आज़ादी भी आपको देंगे कि आपको राष्ट्रमंडल देशों में, यानी ऐसे देशों में जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा, उसमें शामिल होना है, नहीं होना है, या कोई भी दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप जिसमें चाहे शामिल हो सकते हैं, जिसमें ना हो, वो आपका फैसला। तो ये भी कहा था क्रिप्स मिशन ने। इसके अलावा और क्या कहा था कि भारत को हम एक संघ के रूप में यहाँ पे स्थापित करेंगे। वॉइसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद होती है उसमें वॉइसरॉय को छोड़कर बाकी सारे के सारे कौन होंगे? भारतीय होंगे। ये भी मानने को ये तैयार थे। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसके प्रस्तावों को दोनों के दोनों खारिज कर देते हैं। मुस्लिम लीग इसलिए खारिज करती है क्योंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की और पृथक निर्वाचन मंडल की कोई बात नहीं कही गई थी, कोई नए देश की बात नहीं कही गई थी कि देश बनेगा, तो मुस्लिम लीग इसलिए खारिज कर देती है। कांग्रेस इसलिए खारिज करती है, ये जो वाला पॉइंट है, इसी वजह से, तो क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं था, इसी वजह से कांग्रेस ने इसको खारिज किया। कांग्रेस ने कहा हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आपका प्रभुत्व यहां पे नहीं चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, इसी प्रस्ताव को, क्रिप्स के प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस तट के रूप में जाना जाता है? देखिए, जो भारत का तटीय इलाका है, दक्षिणी इलाका है, जैसा आप मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, इधर वाला जो तट है इसे कहा जाता है पश्चिमी तट, और इधर वाले तट को कहते हैं पूर्वी तट। ठीक है, तो यहां पर मुंबई से लेकर गोवा तक का जो तट है, पश्चिमी तट को भी कई सारे भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी तट आपके गुजरात से शुरू होता है और तमिलनाडु तक जाता है। तो गुजरात का जो पूरा तटवर्तीय इलाका है उसको कहा जाता है काठियावाड़ी तट। ठीक है, इसके बाद गुजरात के ही बगल में है दमन। दमन से लेकर के गोवा तक का जो पूरा इलाका है उसको कहते हैं कोंकण तट। तो यहां पर दमन तो नहीं है, लेकिन मुंबई से, दमन मुंबई गुजरात आपके अगल बगल में ही है, तो मुंबई से गोवा तक का जो पूरा तट है उसे क्या कहा जाएगा? कोंकण तट। कई बार दमन देता है, कई बार मुंबई देता है। ठीक है, तो पहले गुजरात का पूरा इलाका क्या है? काठियावाड़ तट। फिर दमन से लेकर या मुंबई से लेकर के गोवा तक का जो पूरा तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, फिर गोवा से लेकर के आगे कर्नाटक का जो मंगलुरु है वहां तक के तट को कन्नड़ तट या कैनरा तट कहते हैं, और फिर कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट आपके पूर्वी तट में आता है, इधर नहीं पड़ता है। जो कोरोमंडल तट है आपका वो पूर्वी तट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोंकण तट। अगला, निम्न में से कौन सा युद्ध याडंबू की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो इनमें से कौन सा युद्ध था जिसमें याडंबू की संधि करी गई? कई बार यह संधि पेपर में पूछी गई है कि यह किस युद्ध से संबंधित है, कब यह संधि हुई थी। देखिए, याडंबू की जो संधि हुई थी ये 1826 को हुई थी। ठीक है, 1824 से लेकर 1826 तक पहला आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, और इस पहले आंग्ल बर्मा युद्ध की जो समाप्ति होती है वो इसी याडंबू की संधि के साथ होती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? जैसा आप जानते हैं हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र सूची के विषयों पर कानून केवल केंद्र बनाता है, राज्य सूची के विषय पर कानून केवल राज्य बनाते हैं, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि जो महत्व दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? संघ के कानून को। ठीक है, तो ऐसा शक्तियों का विभाजन किसमें किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऐसा ही शक्तियों का विभाजन बाद में संविधान में भी इसको शामिल किया गया। तो कहां से ये लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया। ठीक है, हालांकि जो इसमें सूचियां हैं उनको अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण किया गया, लेकिन मूल रूप से ये प्रावधान कि शक्तियों का विभाजन होगा ये कहां से हमने लिया? हमने 1935 के अधिनियम से लिया। 1935 के अधिनियम में भी एक संघ सूची थी, एक प्रांत सूची थी और एक समवर्ती सूची थी। बस अंतर इतना है कि 1935 के अधिनियम में जो इमरजेंसी पावर थी, यानी जो अपशिष्ट शक्तियां थी, यानी जो किसी भी सूची में नहीं है, उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल यानी वाइसरॉय को था। जबकि आज हम बात करते हैं, आज जो बात तीनों सूचियों में नहीं है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है, ना कि राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है
निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत पुनर्विचार याचिका का प्रावधान किया गया है? तो पुनर्विचार याचिका का प्रावधान किस आर्टिकल में है? यह है आपका आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो अपने निर्णयों पर या अपने पुराने आदेशों पर पुनर्विचार कर सके, पुनर्विचार याचिका उसके पास आ सके। ठीक है, इसके माध्यम से वो पुनर्विचार करता है। निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? तो यह किस वाद में कहा गया था? यह उत्तराखंड में आपसे पूछा गया था ये वाला सवाल। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को आप नहीं छीन सकते, वे पवित्र हैं? यह कहा था उन्होंने गोलकनाथ वाद में। 1967 में इसका डिसीजन आता है। इसी में सुप्रीम कोर्ट कहता है, 7 बेंचों की ये पूरी कमेटी उस समय बैठी थी जिसमें ये फैसला दिया गया कि आर्टिकल 368 जो है, जिसके तहत संविधान में संशोधन होते हैं, उसके तहत आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि जो भाग 3 है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। 368 के तहत किसने कहा था? कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार जो हैं वे पवित्र हैं, इनका हनन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ व्यक्तियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा जारी किए गए समाचार पत्र। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने 1852 में एक समाचार पत्र निकाला बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से। 1852 में आता था। पहले का 4 है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? 1884 में इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। जो दूसरे का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका मराठा समाचार पत्र है, काफ़ी फेमस है आपका। यह 1881 के आसपास इसे शुरू किया गया था। लाला लाजपत राय ने द पीपुल नाम का पत्र निकाला था 1907 में। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ किस अधिनियम में क्या बात कही गई है वो बताना है। ये भी उत्तराखंड में पूछा गया जीएस का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत परिषद 1861 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से क्या किया गया था? इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। पहले का हो जाएगा 3। ठीक है, इसके माध्यम से जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था उसे शुरू किया गया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके माध्यम से क्या किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करी गई थी। मॉडलमेंटो सुधार इसी को कहते हैं। ठीक है, यानी दूसरे का हो जाएगा 2। भारत शासन अधिनियम 1919, इसके माध्यम से क्या किया गया था? द्विसदनीय व्यवस्था यहां पर बनाई गई। 1919 के माध्यम से केंद्र और प्रांतों में 2 सदनों वाली व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, केंद्र में शुरू किया गया। यानी कि तीसरे का हो जाएगा आपका 4 और चौथे का 1। 3, 2, 4, 1 आपका सही विकल्प है। कहां पर है 3, 2, 4, 1? ऑप्शन सी में है। वित्तीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो वित्तीय आपातकाल से जुड़े 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 360 में इससे संबंधित प्रावधान है, पहला सही है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है, गलत हो जाएगा। लिखित आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, केवल सलाह होनी चाहिए, लिखित हो चाहे ना हो। यह वाला आपका असत्य है। ठीक है, संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकती है। देखिए, लगा तो देते हैं, इमरजेंसी जैसे लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, आर्थिक आपातकाल, जब तक उसको संसद का समर्थन नहीं मिलता है तो मैक्सिमम वो 2 महीने तक रह सकता है। 2 महीने के भीतर संसद अगर उसे साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो फिर वो आगे कंटिन्यू रहेगी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कितने समय तक। जो आर्थिक आपातकाल होता है वो अनिश्चित काल के लिए लगता है, बस संसद के अनुमोदन उसको प्राप्त हो जाए, और उसके लिए कितना समय मिलता है? 2 महीना। तो लागू होने के 2 महीने के भीतर उसे प्रवर्तन यानी समर्थन अपना मिलना चाहिए संसद का। ठीक है, मुगल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था?
देखिए, मुगलों के विभाजन के बारे में, उनके जो प्रांतीय विभाजन था, इनका जो साम्राज्य का विभाजन था, प्रशासनिक विभाजन था, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा, मुगलों का जो साम्राज्य विभाजन था, प्रशासनिक विभाजन था, उसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट प्रशासनिक इकाई थी उनकी परगना। परगना में कई सारे इम्पॉर्टेंट अधिकारी काम करते थे, जैसे फौजदार काम करता था। तो परगने के अंदर फौजदार क्या करता था? एक सैनिक अधिकारी, उस परगने का मुख्य सैनिक अधिकारी होता था फौजदार। आमिल या अमल गुजार हम जिसको कहते हैं, तो राजस्व एकत्रित करने का ये काम करता था। सीकदार की बात करते हैं तो परगने का सबसे प्रमुख अधिकारी सीकदार होता था। परगने में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये सारा काम इसी का होता था। फौतदार की बात करते हैं, फौतदार खजांची होता था, खजाने का प्रभारी होता था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? HRA की बात यहाँ पर हो रही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में इसका विलय हो जाता है भगत सिंह की जो नौजवान सभा थी उसके साथ। 1928 में इसका नाम बदलकर हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। शुरुआत में ये HRA था। चलिए देखते हैं HRA से संबंधित। इसकी स्थापना 1924 में लखनऊ में की गई थी। पहला कथन गलत है, वर्ष सही है, जगह गलत है। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। ठीक है। दूसरा है, इसके प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल थे। यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इसके प्रमुख नेताओं में जरूर शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन HRA के संस्थापक के रूप में जाना जाता है चंद्रशेखर आजाद को। तो इसके प्रमुख माने जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल इनके सहयोगी थे और बड़े आंदोलनकारियों में शामिल थे इनके साथ, लेकिन प्रमुख पूछा है तो चंद्रशेखर आजाद। सेकंड वाला गलत है। इसका मुख्यालय आगरा में था, यह आपका बिल्कुल सही है। जो HRA था इसका हेडक्वार्टर कहां था? आगरा। 1930 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। यह नाम तो हुआ था लेकिन 1930 में नहीं, 1928 में। चौथा भी गलत है। तो 3 को छोड़कर बाकी सारे गलत हैं, यानी कि ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। ब्रिटिश काल की निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ब्रिटिश काल की 4 घटनाएं यहां पर दी गई हैं, इनको आपने कालक्रम में लगाना है, कौन कब घटी। पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं। सिक्किम का विलय कब किया गया था भारत में या ब्रिटिश साम्राज्य में? 1805 में। झांसी का विलय कब किया गया था? झांसी अंग्रेजों ने 1853 में जीती। पंजाब को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? 1849 में। और बर्मा का विलय कब किया गया था? बर्मा को 1885 में मिलाया गया था। ठीक है। अब आपने इनको सही से लगाना है। सबसे पहले पंजाब का विलय हुआ है यानी कि 3, उसके बाद सिक्किम का विलय हुआ है 1, फिर आपका झांसी का विलय हुआ है 2 और फिर हुआ है बर्मा का विलय यानी कि 4। 3, 1, 2, 4 इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है, महाकवि भारवी जिन्होंने किरात अर्जुनियम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? देखिए, महाकवि भारवी इनका ग्रंथ पूछा जाता है किरात अर्जुनियम। किसकी रचना है? इनकी रचना है। संस्कृत एक बहुत बड़े विद्वान थे। ये किसके शासनकाल में रहे? किसके दरबारी कवि थे? ये सिंह विष्णु के समकालीन थे। सिंह विष्णु कौन है? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश को लेकर बहुत सारे सवाल बने हैं। इस वंश का संस्थापक जो था सिंह विष्णु, उसी के राज दरबार में रहते थे कवि भारवी, जो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने किरात अर्जुनियम नामक ग्रंथ को लिखा। इसी सिंह विष्णु का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, और इसी महेंद्र वर्मन प्रथम की एक रचना है जो पेपर में आई थी उत्तराखंड में, मत विलास प्रहसन। किसकी रचना है? इसी महेंद्र वर्मन प्रथम की है। ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है इसको लेकर के भी आपसे सवाल पूछा गया था। इस समिति की स्थापना कब होती है? इस समिति की स्थापना 1938 में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब देखिए, इसको लेकर 2 सवाल आपके पास बनते हैं। किसकी अध्यक्षता में बने और जब इसका गठन किया गया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए, 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन जिसको कहते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी यहां पर बनाई गई, एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति। और इस समिति का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू।
तो ध्यान रखना है इसका गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। उन्होंने इसका अध्यक्ष किसको बनाया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया। 1938 में ये बना था। निम्नलिखित में से किस तत्व का भार पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे कम प्रतिशत में है। देखिए पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से तत्व किस मात्रा में पाए जाते हैं, खासकर जो शुरुआत के आपके 5 से 6 तत्व हैं उनके आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए। जैसे पृथ्वी की प्रॉपर्टी में यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। लगभग 46.6% के करीब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाता है सिलिकॉन, लगभग 27.7%। इसके बाद एल्यूमिनियम आता है लगभग 8.13%। अब ऑक्सीजन क्या है, गैस है। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। तत्व यानी कि मेटल जो है सबसे ज्यादा पृथ्वी की क्रस्ट में वो एल्यूमिनियम है। तो अगर केवल मेटल पूछेगा तो आप एल्यूमिनियम कहेंगे। यहां पर तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन इसका उत्तर होता, अगर सबसे ज्यादा पूछा होता। आपसे सबसे कम पूछा है इन चारों में। सिलिकॉन का हमने परसेंटेज देख लिया, ऑक्सीजन का देख लिया। एल्यूमिनियम हमने देखा तीसरे नंबर पे आता है। एल्यूमिनियम के बाद लोहा है जिसका 5% है। तो अब आपको सबसे कम बताना इन चारों में, तो सबसे कम है लोहा। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन उसके बाद है, एल्यूमिनियम नंबर 3 है और लोहा आपका 4 है। ठीक है। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने दिया था, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। धन निकासी का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी पर इन्होंने भारत से कैसे धन अंग्रेज लेकर गए, कैसे उसको उन्होंने भारत से बाहर भेजा, उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या नुकसान भारत को हुआ, वो सब बताया। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत को यानी धन के बहिर्गमन को इविल ऑफ ऑल इविल्स कहा था, यानी अनिष्टों का भी अनिष्ट, बुरे से भी बुरा कहा था। क्वेश्चन आएगा धन निकासी सिद्धांत को किसने बुरे से भी बुरा कहा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इस सिद्धांत की व्याख्या किस में करी गई है या इस सिद्धांत का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो इस सिद्धांत का उल्लेख 1901 में एक पुस्तक आई थी, रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की आर्थिक इतिहास पर लिखी गई यह पहली पुस्तक मानी जाती है, जिसको रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। आरसी दत्त हम इनको कहते हैं शॉर्ट में, उसमें आती है। ठीक है। लेकिन सिद्धांत किसका था, दादा भाई नौरोजी का। क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 और सवालों को यहाँ पर देखा। इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।